मुल्क में 6 माह से ये सवाल ज़ेरे बहस है, एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान आखिर इशू है क्या। मैंने ये सवाल 4 माह में मुल्क में मुख्तलिफ मुख्तदिर शख्सियात के सामने रखा और इनके जवाबात से एक तस्वीर बनाई, और मैं आज वो तस्वीर आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये तस्वीर 100% दुरुस्त है या जुज़वी, ये फैसला सिर्फ अल्लाह ताला कर सकता है, और मैं ये फैसला उसी पर छोड़ता हूँ। ताहम वो सियासी हकायक जो मेरे नोटिस में आए वो मैं जूं के तूं आपके सामने रख रहा हूँ। इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट से 4 शिकवे हैं। इनका पहला शिकवा 2018 के इलेक्शन है। ये समझते हैं हमें 2018 में 2/3 अक्सरियत मिल रही थी, लेकिन हमारी सीटें जानबूझकर कम की गईं ताकि सिंध में आसिफ अली जरदारी, पंजाब में नून लीग और वफाक में हमें कमजोर रखा जा सके। चुनाचे मैं कमजोर मैंडेट की वजह से खुलकर फैसले ना कर सका। दूसरा शिकवा ये था कि मैं नुमाइशी वजीर आजम था, फैसले कोई और करता था और इन फैसलों की बदनामी मेरी झोली में डाल दी जाती थी। चुनाचे मैं 3.5 साल के तजुर्बे से इस नतीजे पर पहुंचा हूँ, इख्तियार उसी के पास होना चाहिए जिसके पास इक्तदार हो। मुल्क इस बेइख्तियारी में नहीं चल सकेगा। इमरान खान आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ का नाम नहीं लेते, लेकिन ये मानते हैं कि इन लोगों का इख्तियार के मामले में बयानिया दुरुस्त था। तीसरा शिकवा ये समझते हैं ऑपोजिशन को एस्टेब्लिशमेंट ने उनके खिलाफ इकट्ठा किया। बफर्ज मुहाल ये लोग अगर खुद इकट्ठे हुए थे तो भी एस्टेब्लिशमेंट को मेरी हुकूमत बचानी चाहिए थी, लेकिन ये ऐन वक्त पर न्यूट्रल हो गए और यूं मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। और चौथा शिकवा मैं मुल्क में नए इलेक्शन चाहता हूँ, लेकिन ये लोग इस इम्पोर्टेड हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। ये इमरान खान के बुनियादी शिकवे हैं, लेकिन दूसरे फरीकैन का मौकफ यकसर मुख्तलिफ है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी मानते हैं नवाज शरीफ ने उन्हें ज्यादा इज्जत दी थी। 3 बार उनकी हुकूमत गिराई गई, इन्हें जिला वतन भी किया गया। तीसरी मर्तबा इनकी बेटी को इनके सामने गिरफ्तार किया गया और मरियम नवाज को जेल में भी रखा गया। लेकिन नवाज शरीफ ने कभी फौज को मीर जाफर और मीर सादिक का खिताब नहीं दिया, उन्होंने कभी न्यूट्रल का ताना नहीं दिया। उनकी बुरी से बुरी तकरीर भी गुजरांवाला की थी, और इसमें भी वो हर बार जनरल बाजवा और जनरल फैज को साहिब कहकर मुखातिब करते रहे, जबकि दूसरी तरफ हजार एहसानात के बावजूद फौज को क्या क्या नहीं कहा जा रहा। डॉन लीक्स की रिपोर्ट का हवाला भी दिया जाता है। रिपोर्ट के जवाब में नोटिफिकेशन रिजेक्टेड की ट्वीट आई थी और हुकूमत की रिट तकरीबन खत्म हो गई थी। लेकिन इसके बाद भी जब आर्मी चीफ नवाज शरीफ से मिले तो वजीर आजम ने सिर्फ इतना कहा, जनरल साहब फैसले गुस्से में ना किया करें। जबकि ये आज न्यूट्रल हैं तो इमरान खान इन्हें क्या क्या नहीं कह रहे। एस्टेब्लिशमेंट मानती है हमें गलत फहमी थी कि इमरान खान के पास मुल्क की मसाइल का हल मौजूद है, ये 200 लोग लेकर आएंगे और मुल्क बदल जाएगा। लेकिन जब हुकूमत बनी तो 2-3 हफ्तों ही में सबकी आंखें खुल गईं। मुझे एक साहब ने बताया, हुकूमत के शुरू के दिनों में हम वजीर आजम ऑफिस गए तो हमने वहां एक नौजवान को देखा। इसने बालों में जेल लगाया हुआ था, होठों पर चैपस्टिक थी और चेहरे पर मेकअप था। वो वजीर आजम के कमरे में जाता था और बाहर निकलता था। हमने स्टाफ से पूछा ये कौन है, हमें बताया गया ये जुल्फी बुखारी है, और हमारे एक कॉलीग के मुंह से हैरत से निकल गया, उफ ये जुल्फी बुखारी है। काबीना के पहले इजलास में वजीर आजम ने तमाम मुआवनीन खुसूसी अपने सामने बिठा लिए और वफाकी वज़रा को वीडियो कॉल पर ले लिया। वज़रा दूसरे कमरे में बैठे हुए थे, वो बुरा मान गए और उन्होंने उठना शुरू कर दिया। चीफ ने वजीर आजम को समझाया, सर आप अपने साथियों को इज्जत दें, ये डेकोरम के खिलाफ है। लेकिन वजीर आजम ने इसके बावजूद मुआवनीन खुसूसी को अहमियत दी और ये वज़रा को फासले पर रखते थे। एस्टेब्लिशमेंट को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलासों में शीरी मजारी की मौजूदगी पर भी एतराज था। इनका कहना था कि इनका पोर्टफोलियो ह्यूमन राइट्स है, ये किसी भी तरह इस कमेटी में फिट नहीं होती। लेकिन इन्हें इजलास में भी बिठाया जाता था और ये लंबी तकरीर भी झाड़ देती थी। सऊदी अरब और अमेरिका के साथ सफारती ताल्लुकात की खराबी में भी शीरी मजारी की ट्वीट्स का बहुत हाथ था। उन्होंने अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस के बारे में भी ट्वीट कर दी और ये बात गलत साबित हो गई। वजीर आजम ने हमारी मौजूदगी में इनसे पूछा तो इनका जवाब था, वजीर आजम साहब छोड़े, ट्वीट्स तो होती रहती हैं। वजीर आजम का दावा था, मैं 22 साल से सियासत कर रहा हूँ। इन्हें एक दिन जवाब दिया गया, सर
हम 70 साल से सियासत कर रहे हैं, लिहाजा हम अपने तजुर्बे की बुनियाद पर आपको बता रहे हैं पार्टी और मुल्क इस तरह नहीं चल सकते। वजीर आजम ने एक दिन बिग गन्स को बुलाकर कहा, आप अगर ऑपोजिशन के 20 लोगों को उठा लें तो ये सारे मसले खत्म हो जाएंगे। जवाब दिया गया, सर हम उन्हें कैसे उठा सकते हैं, हमारे पास कोई इख्तियार नहीं। वजीर आजम ने कहा, जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी तो इन्हें उठाकर जेलों में फेंक दिया था। जवाब दिया गया, सर वो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, जबकि मुल्क में इस वक्त जमहूरियत है, हम लीडर्स को कैसे उठा सकते हैं। वजीर आजम का हुक्म था, आप बस उठा लें। जवाब दिया गया, सर आप हमें लिख कर ऑर्डर कर दें, हम उठा लेते हैं। वजीर आजम ने कहा, लिख कर कैसे दिया जा सकता है, इमरान खान ने मेरे साथ मुलाकात में खदशा जाहिर किया था। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अक्टूबर 2021 के लॉन्ग मार्च के पीछे न्यूट्रल्स थे। मैंने इस खदशे पर तहकीक की तो एस्टेब्लिशमेंट और साबिक काबीना के 5 वज़रा ने तस्दीक की। वजीर आजम ने अक्टूबर के आखिरी दिनों में बिग गन्स को काबीना के इजलास में तलब करके कहा था, आप जनाब के पुल पर स्टेट की रिट एस्टेब्लिश करें। चीफ ने जवाब दिया, सर फौज में व्हाइट या ब्लैक होता है, ग्रे नहीं होता। हमने अगर एक बार ऑर्डर दे दिया तो गोली चल जाएगी और पहले हमले में 50 लोग मारे जाएंगे। आप अगर 50 लाशों का बोझ उठा सकते हैं तो आप हुक्म दे दें, हम आईनी तौर पर आपके हुक्म के पाबंद हैं। काबीना पर सख्ता तारी हो गया। वजीर आजम समेत कोई शख्स नहीं बोला। मशहूर बिजनेसमैन और स्टॉक टाइकून आर्मी चीफ से राब्ते में थे। उस शाम उन्होंने चीफ को फोन किया और बताया कि एक मारूफ फलाही ट्रस्ट से वाबस्ता शख्सियत का टीएलपी से राब्ता है, ये दरमियान का रास्ता निकाल सकते हैं। यूं बिजनेस टाइकून इस फलाही ट्रस्ट से वाबस्ता शख्सियत को लेकर आए और 31 अक्टूबर 2021 की रात मुआहिदा हो गया और खतरा टल गया। एस्टेब्लिशमेंट समझती है इमरान खान के दौर में सफारती सतह पर पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा। वजीर आजम ने लंदन के 3 दौरे मंसूख कर दिए। एक दौरा बहुत अहम था। अमरीकी सदर कॉन्फ्रेंस में लंदन आ रहे थे। इमरान खान की शिरकत के लिए रियासत ने बहुत काम किया, लेकिन वजीर आजम ने एक दिन कबल ये दौरा भी मंसूख कर दिया। वजीर आजम के स्टाफ का कहना था, वजीर आजम के साहिबजादे लंदन में रहते हैं, ये इनसे मिलने अपनी साबिक अहलिया के घर नहीं जाना चाहते, लिहाजा ये हर बार दौरा मंसूख कर देते हैं। इसी तरह वजीर आजम ने तुर्क सदर तैयब अर्दोगान को सऊदी वली अहद के बारे में कह दिया और अर्दोगान ने यह बात वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को बता दी और यूं पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात इंतहाई खराब हो गए। आर्मी चीफ को एक बार फिर दरमियान में आना पड़ा। ये मुश्तरका मशकों की तकरीब में शिरकत के लिए सऊदी अरब गए। ये 4 दिन का दौरा था, लेकिन चीफ ने 1 दिन का कर दिया और सिर्फ डिप्टी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात की और इसमें भी शिकवा किया, आप अगर हमारे वजीर आजम को पसंद नहीं करेंगे तो हमारे बरादराना ताल्लुकात कैसे आगे बढ़ेंगे। शहजादा खालिद दरमियान में आए और यूं ताल्लुकात बहाल हुए। वजीर आजम को दौरे के लिए सऊदी अरब बुलाया गया, लेकिन इस बार खातून अव्वल की साबिक फैमिली भी साथ थी और स्टाफ का ज्यादातर वक्त वजीर आजम की एंट्री से कबल खाबर मानिका को होटल से निकालने में सर्फ हो जाता था। ये इस मसले में उलझे रहते थे कि कहीं दोनों का टाकरा ना हो जाए। ये शिकवा भी है कि हुकूमत मीडिया मालिकान को भी ब्लैकमेल करना चाहती थी। एक बार अफगान इशू पर ब्रीफिंग के लिए वजीर आजम हाउस बुलाया गया। कराची से पीटीआई के एक सेनेटर ने चीफ के अहम तरीन साथी से वक्त लिया और कहा, मेरी बॉस से बात हो गई है, हम आप और मैं इस्लामाबाद के किसी सेफ हाउस में बैठेंगे, मीडिया मालकान को बारी बारी बुलाएंगे, हम इनको इनके वीडियो करतूत दिखाएंगे और मैं फिर इनसे पूछूंगा तुम्हारे पास सब क्या ऑप्शन है, और ये हमारे साथ चलने पर मजबूर हो जाएंगे। सुनने वाले देर तक हैरत से सेनेटर की तरफ देखते रहे और फिर पूछा, क्या आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं और किसको कह रहे हैं, और मुझे जरा ये भी बताएं ये रिकॉर्डिंग्स किसने की है।